सभी को मेरा नमस्ते। वंदे मातरम। एक नारे से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इस नारे का मतलब भी आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सामने जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी बताऊंगा, अपने बारे में भी बताऊंगा और इस पूरे सेशन का सार क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या मिलने वाला है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो नारे से शुरुआत करता हूं। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। मेरा नाम है अंकुश चौधरी और मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि महाराष्ट्र के दर्शन करूं। बहुत प्राउड फील हो रहा है। नाम है मेरा अंकुश चौधरी। मेरा पेशा है कहानी सुनाने का। मैं अपने विषय को कहानी के माध्यम से रखा करता हूं और आज का मेरा विषय है जनता सरकार मोर्चा का परिचय। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज आपकी सोच में क्या परिवर्तन होगा, आप क्या लेकर के जाने वाले हैं, उसकी चर्चा से मैं शुरू करूंगा। जनता सरकार मोर्चा समाज के उस हिस्से पे काम करता है जिस हिस्से पे आज तक काम नहीं किया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जितना परिचय जनता सरकार मोर्चा का देना चाहूं मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, या यूं समझ लीजिए कि जनता सरकार मोर्चा का परिचय मेरे से 1% से ज्यादा दिया नहीं जाएगा, क्योंकि यह मोर्चा इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम सोच ही नहीं पाएंगे। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं या 2 मिनट में कहना चाहूं तो आप लोगों ने फिल्में देखा होगा, बॉलीवुड फिल्में और हॉलीवुड फिल्में। बॉलीवुड फिल्मों का और हॉलीवुड फिल्म का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बॉलीवुड फिल्म में एक कहानी होता है, एक गरीब लेकिन वो हीरो होता है और लड़की होता है अमीर बाप का बेटी। ऐसा ही होता है, यही कहानी चलती है। और पूरी फिल्म की कहानी, वो जो बेटी का बाप होता है, वो जो विलन होता है, वो उस हीरो को मरवाने पे निकल जाती है। अब दूसरा विषय अगर हॉलीवुड फिल्म का देखें तो हॉलीवुड फिल्म में टारगेट कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वो टारगेट करते हैं पूरा धरती को, कि धरती को तबाह करना है, धरती को बर्बाद करना है, मानव जाति का सर्वनाश करना है, ऐसा वो लोग दिखाते हैं। ऐसा ही होता है। अब जब ऐसे लोग जो धरती को तबाह करना चाहते हैं, मानवता का नाश करना चाहते हैं, उनको, मानव को, धरती को बचाने के लिए अवेंजर्स भी होते हैं। अवेंजर्स होते हैं, वो दिखाते हैं कोई सुपरमैन बन गया, कोई स्पाइडरमैन बन गया, जैसे अपने भारत में भी रहे थे हनुमान धरती बचाने के लिए। तो अवेंजर्स क्या करते हैं, वो धरती बचाते हैं। जो हॉलीवुड फिल्म में आपको दिखाई दे रहा है वो रियल लाइफ में आप लोगों के साथ घटित हो रहा है, काफी हद तक का घटित हो चुका है, बाकी बचा हुआ घटित होने वाला है। और उस धरती को बचाने का काम, उस मानवता को बचाने का काम जनता सरकार मोर्चा के अवेंजर्स कर रहे हैं। ये 2 मिनट का परिचय है जनता सरकार मोर्चा के बारे में कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। बात करूं आज के इस सेशन के सार की। इस सेशन के बाद आप लोगों के सोचने का, देखने का, समझने का नजरिया बदल जाएगा। जिन चीजों को आप जिस तरीके से देखते हैं, उन्हीं चीजों को आप जब दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों के साथ क्या जाति हो रही। अगर मैं कहना चाहूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस सेशन में, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सोच को वैश्विक स्तर पे ले जाएं। हम आपकी सोच को वैश्विक स्तर पे ले जाएं। कई बार हमारी सोच राज्य स्तरीय रहती है, राज्य से जुड़ी हुई चीजें हम लोग सोच पाते हैं, उसी का सामाजिक हिस्सा, उसी का शिक्षा का हिस्सा, उसी का राजनीतिक हिस्सा। फिर हमारी सोच थोड़ा ऊपर होती है तो राष्ट्रीय सोच हो जाती है। फिर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह की राजनीतिक चीजें हमारे अंदर आती हैं, हमारे माइंडसेट में आती हैं। फिर अगर थोड़ा सा ऊपर होकर के देखा जाए, सोच को वैश्विक स्तर पे ले जाकर के देखा जाए, तो हम बहुत सारे फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं
और फिर वैश्विक स्तर पे सोच जाने के बाद जब बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। इस परिचय के इस सार में मुझे लगता है कि आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब यह सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस परिचय को याद करेंगे कि इस सेशन के बाद जब सोच हमारी विश्व स्तरीय हो जाएगी और फिर हम लोग हमारे साथ घटित होने वाले सभी तरह के डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, फिर समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सेशन की शुरुआत करता हूं मैं एक कहानी के साथ कि जेएसएम जनता सरकार मोर्चा समाज के किस हिस्से पे काम कर रहा है। आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज का नाम सुना होगा। टाइटैनिक जहाज, इसके ऊपर फिल्म भी बना है। टाइटैनिक जहाज 1912 का, उस समय का आज तक का सबसे बड़ा जहाज रहा है। उस जहाज को बनाते वक्त आदमी ने उस परम शक्ति परमात्मा को चैलेंज कर दिया था। यह कहा था कि आपने सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया चीज बनाई है मनुष्य, एक सबसे बड़ी और खूबसूरत चीज हम बना के दिखाएंगे आपको। जब टाइटैनिक जहाज वो बना रहे थे, दुनिया का सबसे अच्छा मटेरियल, दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर, दुनिया के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट, दुनिया के सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगा दिए गए थे। फिर उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। ध्यान रखिए, मैं कहानीकार हूं, किसी भी विषय को मसाला लगा करके बताना मेरा काम होता है, ताकि जो संदेश मैं देना चाहूं आप लोगों तक सटीक पहुंचे। जब दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सामान, इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगा दिए गए, फिर उसको कई सारे एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया। उसके अंदर आग लगा दी गई, उसके अंदर यंत्र थे आग बुझाने वाले, यानी आग से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी आग उसको जला नहीं सकती। एक दिन उसको पानी में डुबो दिया गया। अब उसमें कुछ सिस्टम ऐसा था कि वो पानी से बाहर आ गया, यानी पानी भी उसको डुबो नहीं सकता। एक दिन उसको पहाड़ से टकरा दिया गया, उसमें शायद ब्लेड लगे होंगे जो पहाड़ के उस पत्थर को काट के आगे क्रॉस कर सकता होगा, यानी पहाड़ से टकराने के बाद भी वो जहाज रुका नहीं। और जब वो सारे टेस्ट में पास हो गया, तो उसके बारे में एक बात कही गई कि इस जहाज को भगवान भी डुबो नहीं सकता है। और सच्चाई आप सभी जानते हैं, वो अपनी पहली समुद्री यात्रा में डूब गया था। उस जहाज के डूबने से हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूं। 2200 लोगों को लेकर के वो टाइटैनिक जहाज समुद्र में चला। फोग बहुत ज्यादा थी। उस जहाज के फ्रंट डेस्क पे एक व्यक्ति का ड्यूटी होता है, दूरबीन वाले का। वो ये देखता है कि सामने कोई खतरा तो नहीं। वो जब खतरा सामने देखता है तो फिर वो कैप्टन को बोलता है कि आगे खतरा है। जब तक खतरा नहीं होता है तो वो बोलता रहता है कि चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है जहाज। तो 2200 लोग उस जहाज पे चढ़े हुए थे और जहाज आगे चल रहा था। थोड़ी देर में उस जो फ्रंट डेस्क पे जिसका ड्यूटी था दूरबीन वाले का, उसने कैप्टन को कहा कि हे कैप्टन, आगे एक बर्फ का पत्थर दिखाई दे रहा है, ऐसा करो आप इस जहाज को थोड़ा सा राइट करके फिर आगे लेके चले जाओ। कैप्टन ने कहा कि ला ये दूरबीन ला, तुझे भी कुछ नहीं पता है। तो उसने दूरबीन लगा करके देखा और हंसने लगा। बोले इससे तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़े इसने, ये तो छोटा सा पत्थर है, इसको तो क्रॉस करके निकल जाएगा जहाज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कैप्टन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी बात मान लेते हैं। तो उसने इंजन में संदेश पहुंचाया कि इतनी डिग्री पे इसको राइट मोड़ के आगे लेके चले जाए। अब ऑल्टो कार तो थी नहीं कि एकदम से मुड़ जाएगा, बहुत बड़ा जहाज था। तो बहुत बड़ा जहाज मुड़ते मुड़ते इतना समय लग गया कि जहाज लेफ्ट साइड से थोड़ा सा टकरा गया उस पत्थर से, उस बर्फ के पत्थर से, बर्फ की चट्टान से। और टकराते ही इतना छोटा सा छेद जहाज में हुआ कि जहाज 2.5 घंटे के अंदर पानी के नीचे। 1400 लोग डूब गए थे। और उस समय की एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, पूरी दुनिया में इसकी खबर पहुंच गई थी। 800 लोग बचे थे क्योंकि वहां पे थोड़ी सी लाइफ बोट्स थी। अब वो जहाज डूब गया, 1400 लोगों को लेकर के डूब गया, 800 लोग बच गए। सार ये है, विषय ये है, प्रश्न ये है कि वो डूबा किसकी गलती से, कहां कमी रह गई थी कि वो जहाज डूब गया।
बहुत सारे लोग बोलते हैं वो कैप्टन की गलती से डूबा। कैप्टन ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको लग रहा था कि ये तो छोटा सा बर्फ का चट्टान है, इसको तो तोड़ के चला जाएगा। जहाज ने तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग गलतियां निकाली जाती हैं अलग अलग व्यक्ति की, लेकिन अगर इसका संदेश थोड़ा सा सीखा जाए और समझा जाए तो वो संदेश क्या है। इस जहाज में जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ का एक सिद्धांत होता है। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करूंगा, मुझे भी आती नहीं है रॉकेट साइंस वाली बात, साधारण सी बात करूंगा। बर्फ का एक सिद्धांत होता है, उसको जब आप पानी में डालते हैं तो उसका 90% हिस्सा पानी के नीचे रहता है और 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। तो वो जो बर्फ का चट्टान दिखाई दे रहा था वो कितना प्रतिशत दिखाई दे रहा था? पानी के ऊपर 10% और पानी के अंदर कितना था? 90%। और दूसरी तरफ जहाज का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था? 90%। और जहाज का कितना हिस्सा पानी के अंदर था? जहाज ऊपर से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, हारा कहां से? जहाज ऊपर से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, हारा कहां से? अंदर से। हमारे समाज की भी यही कहानी है, आपको ऊपर से जीतता हुआ दिखाई दिया जाता है, हारते कहां से हैं? अंदर से। अब इसको अगर मैं हमारे समाज की शिक्षा से जोड़ना चाहूं, हमारे पास बहुत सारे डिग्री डिप्लोमाज रहते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रहते हैं और हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद भी हम लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वो जहाज का ऊपर का हिस्सा जिससे हम जीतते हुए प्रतीत होते हैं, हारते कहां से हैं? अंदर से। हारते कहां से हैं? अंदर से। एक लड़का जो अपनी क्लास का टॉपर रहा, हर क्लास में, ब्लॉक लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, वो हर बार अलग अलग क्लास में टॉपर रहा। उसके जिंदगी के अंदर एक छोटा सा झटका आया, लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आई और उसने ऑन द स्पॉट सुसाइड कर लिया। मैथ में तो टॉपर था वो, साइंस में भी टॉपर था, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉपर था। काश उसको कोई पेशेंस की क्लास दे देता, काश उसको कोई यह बता देता कि जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रश्न का पहला शब्द जिंदगी। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रश्न का सबसे पहला शब्द क्या? जिंदगी। काश उसको कोई यह बता देता, जिसको मैं इस तरीके से बोलता हूं कि आपका बेटा अगर मैथ में फेल हो जाता है तो मरेगा नहीं, पेशेंस में फेल हो जाता है तो मरेगा। अब पेशेंस का कोई सिलेबस अपने को बता ही नहीं रहा है, अपने को दूसरे सिलेबस अपने को पढ़ाए जा रहे हैं, पेशेंस का सिलेबस अपने पास नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में करप्शन ज्यादा है और करप्शन खत्म करना है। बिना ईमानदारी सिखाए हम करप्शन खत्म ही नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बिना ईमानदारी सिखाए हम लोग करप्शन खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तो ईमानदारी सिखाने का सिलेबस कहां है? बिना देशभक्ति सिखाए देशद्रोह को खत्म ही नहीं कर सकते हैं। तो देशभक्ति सिखाने का कॉन्सेप्ट क्लास कौन सा है? रिश्तों का महत्व सिखाने का कौन सा है? तो उस हिस्से पे जो अनछुआ है, जिस वजह से हमारा समाज शिक्षा के विषय में पिछड़ रहा है, उस अंदर वाले हिस्से पे, जिस हिस्से से हम हार जाते हैं, उसके ऊपर काम करता है जेएसएम। इसको अगर सामाजिक रूप से लेना चाहें, एक छोटा सा बड़े भाई साहब मैं आपका टॉपिक चुरा लाऊं आपको इस सेशन में जहाज का वो अंदर का हिस्सा दिखाने की कोशिश की जा रही है और पूरे सेशन में वो हिस्सा दिखाने का प्रयास किया जाएगा जिस हिस्से को हम लोग देख नहीं पाते। उदाहरण के लिए मैं एक कार्ड का एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसका नाम है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। कोई मुझे बता पाएगा कि क्या क्या फायदा है? आधार कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं। आधार कार्ड से आपको राशन मिलता है,
आधार कार्ड से आपका रिचार्ज भी होता है, आपको फोन भी मिलता है, आपको लोन भी मिलता है ना। आधार कार्ड से आपकी सारी सुविधाएं चलती हैं। कितने फायदे हैं। अगर आप गुम हो जाओ तो आपके फिंगरप्रिंट से पता लग जाएगा कि आप कहां हैं। अगर आप कोई चोरी कर लेते हैं, कोई क्राइम कर लेते हैं, तो आधार कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि फलाने ने क्राइम किया है ना। बहुत सारे फायदे। ये जहाज का ऊपर का हिस्सा है जो आपको दिखाया जा रहा है। जहाज के नीचे वाले हिस्से की जब मैं बात करूंगा ना, जहां से हम लोग हारते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये आधार कार्ड आपको किस प्रकार से आपके गले का फंदा बन जाता है। आपने हरियाणा में, दिल्ली में हुए किसान आंदोलन का नाम सुना है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। एक छोटे से एग्जांपल से आधार कार्ड का शिकंजा बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन 1.5 साल तक चला। क्या मुझे बता पाएंगे कि वो 1.5 साल तक चल कैसे पाया? वो 1.5 साल तक चल कैसे पाया? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुद्दा सॉलिड था, लोग इकट्ठे थे, सबने प्रण किया था कि जीत के जाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि हम लोग कैश में लेन देन कर रहे थे। आज भी, हालांकि बहुत कम हो गया उस समय से अब तक, तो क्योंकि जब ये लॉकडाउन का प्रकरण चला तो इसके अंदर डिजिटलाइजेशन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से हम लोग पेमेंट करना आसान समझने लगे और कैश को बहुत कम तवज्जो देने लगे। उस वक्त तक और आज तक हम लोग कैश में लेन देन कर रहे हैं। यह हमारी आजादी का सबसे बड़ा कारण रहा। वो जो आंदोलन 1.5 साल तक चला, यह उसका सबसे बड़ा कारण रहा। अगर मैं आपको कहूं कि आपके कैश को टोटल खत्म किया जा रहा है, जो आने वाले समय में किया जाएगा, और आपको सिर्फ डिजिटल पेमेंट करना है, आपको सिर्फ डिजिटल पेमेंट करना है, और डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपके खाते में करोड़ों रुपए पड़े हैं, और उसी वक्त सरकार एक नया पॉलिसी बना देता है और आपको वो पॉलिसी अच्छा नहीं लगता है और उस पॉलिसी के खिलाफ आप एक आंदोलन करना चाहते हैं, आप एक दिन भी नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां आप आंदोलन करने के लिए जाएंगे वहां पे आपकी लोकेशन को ट्रेस करके आपके नंबर पकड़ लिए जाएंगे, और नंबर किस आधार कार्ड से अटैच्ड है वो आधार कार्ड पकड़ लिया जाएगा। और आधार कार्ड का एक नंबर डीएक्टिवेट करने से सबसे पहले तो आपका फोन बंद हो जाएगा, दूसरा आपका खाता बंद हो जाएगा और आपके पास खाने के लिए उस वक्त तक कुछ भी नहीं बचेगा। कैश तो है ही नहीं, सारा पैसा खाते में पड़ा है। और क्या होगा फिर? आपको मजबूरन उस पॉलिसी को मानना पड़ेगा। अब मैंने थोड़े से हिस्से में इसको बताया है, छोटे से एग्जांपल देकर के बताया आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ये जहाज का वो नीचे का हिस्सा है जहां से हम लोग हारने वाले हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि हम लोग यहां से हारने वाले हैं, तो जीत की तैयारी की जा सकती है। जीत की तैयारी की जा सकती है। तो जेएसएम उसी हिस्से का, समाज के हर एक विषय के उसी हिस्से का जिक्र आप लोगों के साथ करता है, आपको बताता है कि जहाज का ऊपरला हिस्सा आपको दिखाया जाएगा, जहां से यह प्रतीत होगा कि आप लोग जीत रहे हैं, आप लोग खुश हैं, आप लोग सफल हो रहे हैं और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन आपको हराया जाएगा उस हिस्से से जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उसी हिस्से को मजबूत करने का काम करेगा जनता सरकार मोर्चा। यह है सार जनता सरकार मोर्चा का कि वो किस विषय पे काम कर रहा है और वो समाज के हर हिस्से पे काम कर रहा है। मेरी बात मैं यही समाप्त करता हूं और अभी मैं आमंत्रित करता हूं, भाई साहब कर दूं अभी मैं आमंत्रित करता हूं मेरे बड़े भाई डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी से कि जो चीज मैंने सार में बताई उसको वो विस्तार में बताए। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। आप सभी को नमस्ते।